जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर लगातार चल रहा है, ये इसका 5वां लेक्चर है और मुझे लगता है कि आज और कल में ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 6 लेक्चर का ही समय दिया गया था इसमें। बट एट द सेम टाइम मैंने कल आपको जाते जाते एक बात कही थी कि बेटा आपको नोट्स भी मिल गया, उसके बावजूद आप लोग रिवीजन नहीं सही ढंग से कर रहे हो। आप लोग स्टार्टिंग से जब पढ़ना शुरू किए थे तो क्या किया था कि भाई गुरुजी बहुत मेहनत करना है, ऐसे करना वैसे करना। सर नवंबर से ज़्यादा बीत गया, अब तो दिसंबर भी आ गया है, पढ़ना कब शुरू करोगे भैया? और मुझे देख करके पता चल रहा है, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस देता हूं, मैं बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। कमेंट सेक्शन में आंसर कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। इसका मतलब यही तो है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि सच में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर बातें चाहे जैसी भी हों, पढ़ना तो है ही। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, फिर से एक बार मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बीजेएस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं विनीत ठाकुर, आपका भाई, आपका फिजिक्स मेंटोर। ठीक है, चौथा लेक्चर है, आपके सामने लिख दिया गया इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, डेरिवेशन वगैरह सारी चीज़ें। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हटा दिया गया था बहुत पहले ही, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। अब यहां से मैं आपको प्रॉपर ढंग से बताना शुरू करूंगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। ठीक, और वो कैसा डिवाइस है? वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। वो क्या करता है? सबसे पहला काम, 2 काम करता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, याद रखना, भूलना नहीं है ये बात। सर भूलते कहाँ हैं, हम लोग बेवकूफ़ ही हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी को किस में चेंज करता है? ये चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में आ चुका है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी व्हाइल चार्जिंग। जब ये चार्ज हो रहा होता है, मैं अलग कलर में इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको ये बात पता रहे कि ये कब ऐसा होता है, जब ये चार्ज हो रहा होता है, व्हाइल चार्जिंग। कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब तक बदलता है जब तक कि वो चार्ज हो रहा होता है। और एट द सेम टाइम ये दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम ये क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को, अरे गुरुजी ये क्या बता रहे हैं आप? हाँ भैया बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूं मैं। अरे बहुत भयानक बात है। सोचो वही सेल है लेकिन 2 काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहा है जब ये चार्ज हो रहा है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एनर्जी में बदल रहा है जब इसके साथ ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा है? जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, व्हाइल डिस्चार्जिंग। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है कोई इलेक्ट्रिक सेल जब वो चार्ज हो रहा होता है, और एट द सेम टाइम ये वही दोगलापन करता है। दोगलापन तो नहीं कहेंगे क्योंकि यार अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो केमिकल एनर्जी जो बैटरी के अंदर सेव होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। और हम मोबाइल फ़ोन जैसे यूज़ कर रहे हो या ट्रैक्टर पे लगा हुआ बैटरी है, बगान जाने तमाम टाइप की चीज़ें। चलो ठीक है, 2 ये बात क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रिक सेल 2 टाइप का होता है बेटा। इलेक्ट्रिक सेल कितने टाइप का होता है? इलेक्ट्रिक सेल 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेल। ठीक, इलेक्ट्रिक सेल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि बैटरी क्या होता है। अरे गुरुजी बैटरी तो वही होता है ना,
जो टीवी भी देखते थे पहले हम लोग। हाँ, तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। अरे भैया क्या भयानक बात आपने कह दी गुरुजी, ये तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। अच्छा भैया, नहीं सुना। तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, मतलब 2 सेल, 3 सेल, 5 सेल, 10 सेल को कंबाइंड करके हम बैटरी बना सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आपके कोर्स से हटा दिया गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़ाएं मामले को। अब जब सेल की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं हम पढ़ने वाले, बस हमको फॉर्मूला पढ़ना है। वो भी इतना खास नहीं रह गया आप में, बट लेकिन मैं बता दूंगा क्योंकि सीबीएसई के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ईएमएफ क्या होता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ने से जस्ट पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ का मतलब, जैसे आपको कहीं मिल जाए ईएमएफ, कहीं कहीं ऐसा ऐसा लिखा होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल कहते हैं हिंदी में। जब बाजार से आप कोई सेल खरीद कर ले आते हो, पैकेट के अंदर रहता है सेल, समझो ऐसे करके। ठीक, अब इस सेल के पैकेट के ऊपर जो रेटिंग होती है, रेटिंग में ईएमएफ लिखा होता है। रेटिंग में क्या लिखा होता है, ईएमएफ लिखा होता है। जैसा कि आपने कहा कि भैया 10 वोल्ट का सेल दे दो, तो वहाँ पे ई बराबर कितना लिखा हुआ, 10 वोल्ट। कैपिटल ई और स्मॉल ई दोनों ले सकते हो आप, कैपिटल ई ही ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने मार्केट से कोई सेल खरीदा और उसके ऊपर ई बराबर 10 वोल्ट लिखा हुआ, 10 वोल्ट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ ऑफ सेल कितना है, 10 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आप सेल को यूज करते हो तो आपको यार जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है। फिर आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि यार ऐसा क्या हुआ कि हम 10 वोल्ट का बल्ब ले आए। चाहे आप ये कर लेना, अगर घर पे वोल्ट मीटर हो तो आप उससे समझ जाओगे। 10 वोल्ट का बल्ब ले आओ, उसको सर्किट में लगाओ और उसके दोनों तरफ वोल्ट मीटर लगा दो। जब आप सर्किट में लगाओगे, ध्यान सुनिएगा, जब आप सर्किट में लगाओगे, जैसे मान लो कि मैंने एक बैटरी लगा दी और आपने जो है 10 वोल्ट का एक सेल लिया। अब 10 वोल्ट का एक सेल लिया हमने, ठीक, और उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, और ये ई है प्लस माइनस। यहां का वोल्टेज V हम देखेंगे तो हमेशा V की वैल्यू लेस देन E है। और ये किस टाइम पे है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे, जब यूज कर रहे हैं हम लोग। डिस्चार्जिंग हो रहा तो हमने वोल्टेज देखा E से भी कम आ गया वोल्टेज यार। अब अगर 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी सेल या बैटरी जो भी मानो, अभी तो सेल की बात कर रहे हैं। अगर 10 वोल्ट का सेल है तो हमको रीडिंग में 10 वोल्ट मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए था गुरुजी, बिल्कुल। यार अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि हमको रीडिंग जो मिला, यहाँ पे 10 वोल्ट था, हमको रीडिंग मिला 9.6 वोल्ट, तो ये जो 0.4 वोल्ट का आदड़ा बदड़ी मतलब गड़बड़ी है, ये जो 0.4 वोल्ट की गड़बड़ी आ रही है, ये कहां से आ रही है और क्यों आ रही है भाई, हमको तो जानना है ना कि ये 0.4 वोल्ट आखिर गया तो गया कहां। फिर आता है एक बात निकल के कि भाई जो सेल होता है उसके अंदर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि सेल के अंदर आयंस होते हैं, जब आयंस चलते हैं तो वो भी आपस में टकराते हैं, विस्कोसिटी की वजह से ठीक से नहीं चल पाते हैं, डाइल्यूट नहीं होता अगर लिक्विड। गैल्वेनिक सेल वगैरह के बारे में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो ये पोटेंशियल लॉस करेगा, V डैश इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। ये क्या करेगा? पोटेंशियल लॉस करेगा। ये तो सेल के अंदर ही लॉस हो गया ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। भाई ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर रेजिस्टेंस R है उससे कोई करंट I गुजर गया तो पोटेंशियल लॉस कितने का होगा? V इक्वल्स टू I R का होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का स्मॉल r था। अब बाकी पूरी दुनिया यही पूछ रही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या। जैसे कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस चलते हैं आपस में, कोलिजन की वजह से उनका स्पीड स्लो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, फ्लो ऑफ चार्ज स्लो हो जाता है, करंट कम हो जाता है, और उस इफेक्ट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर खूब सारे जो आयंस होते हैं, जब वो अपना काम कर रहे होते हैं, सेल के अंदर से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फ्लो हो रहे होते हैं वो आयंस, तो वो आयंस भी आपस में टकराते हैं। और सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कॉपर सल्फेट का मान लो, तो अगर उनके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होता है तो भी मोबिलिटी ऑफ आयन कम हो जाता है। अब इस कमी की वजह से जो चार्ज होते हैं उनका जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, और इसी फैक्टर को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। और वो पोटेंशियल लॉस करता है V डैश इक्वल्स टू I R का। तो हमारे पास नेट EMF दिया गया था कितने का? 10 वोल्ट का, और हमको मिला कितना? V मिला, जो कि E से कम था। लॉस कितना हुआ? V डैश। तो भैया जो हमको मिला V, वो कहां से मिला? E से मिला, लेकिन E के बराबर नहीं है क्योंकि इसमें लॉस कितना हुआ? V डैश हुआ। तो जिस समय हम चार्ज कर रहे होंगे सेल को, उस समय V इक्वल्स टू क्या होगा? E माइनस I स्मॉल r। समझ पा रहे हो बात को प्यारे बच्चों? क्या इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? यानी हमको पोटेंशियल, हमको EMF जो था, जो भाई एक्चुअली में बल्ब में अगर इलेक्ट्रिक सेल में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो बिल्कुल भी पोटेंशियल लॉस नहीं होगा। और EMF E जितना आपका छपा हुआ आया है मार्केट से, उतना ही आपको यहाँ वोल्ट मीटर में देखने को मिलेगा। बट आपने देखा कि ये जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू EMF से कम आया, मतलब किसी ने एनर्जी लॉस की होगी, पोटेंशियल लॉस हुआ, तो किसकी वजह से हुआ? कोई तो रेजिस्टेंस होगा, और वो कौन था? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसने V डैश इक्वल्स टू I R लॉस किया। तो हमारे पास बचा क्या? V इक्वल्स टू जो E टोटल था उसमें से V डैश लॉस हो गया, E माइनस V डैश। तो फॉर्मूला क्या आ गया? V इक्वल्स टू E माइनस I R। V क्या है? यह है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, जो कि हमने रीड किया। और E क्या है? EMF ऑफ सेल, जो कि सेल के पैकेट पे था। और माइनस I R क्या है? ये है वोल्टेज लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। वोल्टेज में लॉस कितना हुआ, पोटेंशियल में लॉस कितना हुआ, ये है। अब एट द सेम टाइम अगर आप चार्ज करना चाह रहे हो, ध्यान समझिएगा, एट द सेम टाइम अगर आप सेल को क्या करना चाह रहे हो? चार्ज करना चाह रहे हो। सेल को चार्ज करने के लिए आपने क्या किया? इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया। ठीक है, हमने क्या कर दिया? इसको एक्सटर्नल सोर्स, ES माने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया कि सेल चार्ज हो जाए। अब सेल चार्ज होने के लिए आपको देना पड़ेगा पोटेंशियल। सेल को कितना चार्ज करना है? उसके EMF E के बराबर चार्ज करना है। ठीक, तो EMF E के बराबर तो चार्ज करने के लिए EMF E के बराबर वोल्टेज दोगे? नहीं, और देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे पोटेंशियल लॉस भी तो होगा, V डैश इक्वल्स टू I R। तो अगर आप ये जानते हो कि कहीं किसी आदमी को 100 रुपया भिजवाना है, लेकिन आपको पता भिजवाने में 10 रुपये खर्चा लगता है, तो अगर आप 100 रुपया देकर भेजोगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 90 रुपया बचेगा। समझना बात को दिमाग से, क्योंकि आपको टोटल चार्ज E करना है, लेकिन आपको पता I R पहले से ही नुकसान कर रहा है। ये नुकसान हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।
तो अगर कोई आदमी को 100 रुपया पहुंचवाना है कि भाई उनके पास पहुंच जाए 100 रुपया, लेकिन आपको पता जो लेकर जाएगा उसके रास्ते खर्चा 10 रुपया है, तो अगर केवल 100 रुपया देकर भेजोगे तो वो तो 90 रुपया जाके देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, रास्ते का खर्चा अलग से दे देंगे। कितना देंगे, 10 रुपया वो और प्लस 100 रुपया वो, 110 ले जाकर देंगे तब वो 100 रुपया ले जाके देगा। ऐसे मुझे पता है ये लॉस होगा। क्या होगा बेटा, इसको पता है वोल्टेज लॉस यानी पोटेंशियल लॉस बोलते हैं, PL यानी क्या, पोटेंशियल लॉस। तो अगर आप चाहते हो कि E के बराबर हम इसको चार्ज कर पाए EMF के बराबर, तो हम उसको जो लॉस हो रहा वो भी देंगे V डैश। 110 रुपया दोगे तब 100 रुपया पहुंचेगा, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E प्लस IR। लेकिन ये तब हुआ कब, ये तब फॉर्मूला यूज करेंगे जब क्या हो रहा है, ये चार्जिंग के टाइम की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे बात, ये कब की बात है, जब हम चार्ज कर रहे हैं सेल को। तो चार्जिंग के टाइम का फॉर्मूला हो गया V इक्वल्स टू E प्लस IR, डिस्चार्जिंग के टाइम का फॉर्मूला हो गया V इक्वल्स टू E माइनस IR। आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अगर यहां तक की बातें क्लियर समझ में आ गया होगा, जो भी बच्चे अगर नए देख रहे हैं उनसे भी मेरा ये है कि वीडियो को लाइक करना बेटा, और कॉमेंट सेक्शन में जा करके जो पुराने बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चा नया होगा, प्लीज़ एक बार जा करके CCL लिख देना और लिखना कि क्लास कैसी लग रही है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अब मैं आप लोगों को बताऊं, चलो ये तो बातें हो गई यहां तक सेल की। पेज जोड़ लो, पेज, ये पता चलेगा कि भाई ना 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 ना, अरे इलेक्ट्रिक सेल आप यहाँ से शुरू किए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या होता है, अब आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्वेश्चन भी हम करवाते चलेंगे हाल फिलहाल के लिए, परेशान ना होइए। अब आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को पढ़ने से पहले हम एक बार सर्किट में सेल को लगा के सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी आ गया है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे ऐसे, देखो जैसे मान लो ये सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बाहर का रेजिस्टेंस कितना है, R, ध्यान समझिएगा R, ये क्या है स्मॉल r, ये क्या है E। इसमें करंट कितना आ रहा है, मान लो I करंट है, ये प्लस और माइनस। तो यहां पे जो I की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी, देखो ध्यान सुनिएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो V इक्वल्स टू E माइनस IR होगा, और अगर नेट करंट की बात करेंगे, भाई देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो V इक्वल्स टू E माइनस IR होगा, और नेट करंट की बात करेंगे तो E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R होगा, ये नेट करंट की वैल्यू, ठीक। और V की वैल्यू क्या लिखेंगे, V की वैल्यू लिखेंगे E माइनस I इंटू R। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे ये V, समझ के बात को। तो सर्किट में जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको इस तरीके से करना होगा, और सर्किट क्लोज होने के बाद, जैसे यहां पे हमने बनाया नहीं था लेकिन बना दिया, यहां सर्किट क्लोज कर दिया, समझ के बात को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो फिर ज्यादा समझ में आएंगी चीजें आपको, हाल फिलहाल के लिए। अब आता है बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या था भैया, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में पहले KVL नहीं, कि पहले है KCL, किरचॉफ लॉ। और उसमें सबसे पहला आता है जंक्शन रूल। क्या था भैया, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल यानी संधि का नियम, इसको हम बोलते हैं KCL, किरचॉफ सर्किटल लॉ। जंक्शन रूल मतलब होता है संधि का नियम। गुरुजी ये इतने बड़े बड़े वर्ड आप यूज कर रहे हैं, हम लोग तो डर रहे हैं अंदर से। काहे भैया, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि सर वही है कुकुर मुत्तों वाली आदतें। तो जंक्शन रूल क्या है भैया, मान लो ये कोई जंक्शन है, किरचॉफ सर्किटल लॉ ये कहता है किसी एक जंक्शन पे मिलने वाली सारी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो शून्य होता है। मतलब कि किसी एक पॉइंट पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा? शून्य होता। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिए, सपोज करिए कि भाई हमारे पास करंट आ रहा, जैसे यहाँ से आया I1 और यहाँ से आया I2, यहाँ से गया I3, यहाँ से गया I4 और यहाँ से गया I5। According to Kirchhoff's circuital law, the total current meeting at a junction, the algebraic sum of all currents will be always zero। ठीक है, तो इन्होंने कहा सिग्मा आई की वैल्यू जो होगा बेटा, सिग्मा आई की वैल्यू वो क्या होगा? शून्य होगा। सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? शून्य होगा। अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। अब अलजेब्रिक सम अगर बीजगणितीय योग का बात हो रहा है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आने वाले, अब देखो जैसे I1 और I2 आ रहा है और I3, I4 और I5 जा रहा है, अगर आने वालों को यानी इनकमिंग करंट्स को प्लस में लोगे तो आउटगोइंग करंट्स को माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ से होगा I1 प्लस I2, और प्लस नहीं होगा ये, क्योंकि I1 प्लस I2 तो हो गया, और ये माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। अब माइनस वालों को इधर भेजो तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू होगा I3 प्लस I4 प्लस I5, ये लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं I इनकमिंग, बहुत ही प्यारी बात लिख रहा हूं मैं, इक्वल्स टू I आउट गोइंग। ये सब इन्हीं भाई साहब के नियम में आएगा। I इनकमिंग इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? I आउट गोइंग। अब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, सॉरी किरचॉफ सर्किटल लॉ, ये टोटल चार्ज कंजर्वेशन को बता रहा है। किसको बता रहा है भैया? टोटल चार्ज कंजर्वेशन। और टोटल चार्ज कंजर्वेशन किसको दिखाता है? टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने दो लिखे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, ये बताता है कि किसी एक पॉइंट पर जैसे खूब सारे वायर्स हैं और वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट पर मिलने वाली, मीट करने वाली जितने भी इलेक्ट्रिक करंट्स की वैल्यूज होंगी, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। सिग्मा आई की वैल्यू जीरो होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो देखो, अगर आने वाली करंट्स को हमने क्या ले लिया? आने वाली करंट्स को पॉजिटिव ले लिया, I1 और I2 को। देखो वो आने वाली है, I3, I4 और I5 जाने वाली हैं। तो I1 प्लस I2 आने वाले को प्लस और जाने वाले को माइनस, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू क्या ले लिया? जीरो। यहां से I1 प्लस I2 को एक तरफ रख के I3, I4 और I5 को इधर भेज दिया। तो यहां पे पता चला कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउट गोइंग है, मतलब जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। अब इसी बात को हम करें भाई, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट है क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर करंट की वैल्यू, मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड ले लो, तो पर सेकंड जितना चार्ज आ रहा है पर सेकंड उतना ही चार्ज जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि भैया टोटल चार्ज कंजर्वेशन को बताता है ये KCL रूल, किरचॉफ सर्किटल लॉ बोलते हैं, किरचॉफ सर्किटल लॉ KCL। और टोटल चार्ज कंजर्वेशन हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। तो ये दोनों बातें यहां से शुरू हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि भाई यहां पे पॉइंट्स हैं ऐसे, ठीक है, यहां से 10 एम्पियर आ रहा है, यहां से 15 एम्पियर आ रहा है, यहां से 20 एम्पियर आ रहा है, यहां से 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, यहां से 25 एम्पियर जा रहा है, और यहां से आई है, जा रहा है कि आ रहा है ये भी हमको नहीं पता। अब इस आई की वैल्यू बतानी है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमको नहीं पता क्या सिस्टम कैसे है, देखते हैं आने वाले कितने हैं। 15 और 20 10 30 और 15 20 10 30 और 15 कितना हो गया? 45। जाने वाले 25 4 29, यानी जाहिर सी बात है ये भी क्या कर रहा होगा? जा ही रहा होगा। सॉरी,
ये भी क्या कर रहा होगा बेटा, जा ही रहा होगा। तो हमने इनको भी लिखा जा रहे होंगे भैया आप। तो हम लिखेंगे देखो आने वाले बराबर जाने वाले 10 प्लस आने वाले 15 और प्लस आने वाले 25 नहीं 20 बराबर जाने वाले 4 प्लस 25 और प्लस आई। ठीक, जाने वाले की वैल्यू निकालना। अब 15 और 10 ये मिलके 25 हो रहा है, तो 25 से ये 25 कैंसिल, तो आई की वैल्यू कितना हो गया 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 एम्पियर। ये 16 एम्पियर, यहाँ से आंसर आ गया। ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है सर। अब इससे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आपको करके दिखाना है, और वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं, मार खाओगे सब लोग बहुत ज़्यादा। 1 2 3 टूटही मशीन चलावा रामधीन। तेरू तेरू वादो तेरू गुस्सो तेरू प्यार, ये कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे, और जिसका कच्चा है घुटनों के नीचे। तो यार आ भैया 10 एम्पियर, भाई साहब आ रहे हैं 20 एम्पियर लेकर, और भाई साहब आ रहे हैं 15 एम्पियर लेकर, और भाई साहब जा रहे हैं 30 एम्पियर लेकर। तो आपको बताना है भाई साहब की वैल्यू। वीडियो को पॉज करके वैल्यू बताओ, 1 सेकंड के अंदर बता दोगे, फिर आगे बढ़ाओ मामले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सेकंड हो गया है, मैं देख रहा हूँ अब। चलो तो देखते हैं भैया आई की वैल्यू कितना होगा। तो आने वाले बराबर जाने वाले, आ कौन कौन रहा 15 10 और 20, जा रहा 30 और ये आई, तो 10 प्लस 15 और प्लस 20 बराबर 30 और प्लस आई। तो ये 10 और 20 मिलकर के 30 को खत्म कर दिया, तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो गया 15 एम्पियर। काम खत्म, पैसा हजम। आई होप आप सब लोगों ने सही आंसर लिखा होगा। तो कोई अगर आपसे पूछे जो किरचॉफ सर्किटल लॉ है वो किसको बताता, तो आप बताओगे टोटल चार्ज कंजर्वेशन एट द सेम टाइम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ाते हैं मामले को। 1 2 3 चवन्नी ग्रेड। अब आता किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, देखो नोट्स तो आपको ऑलरेडी मिल ही चुके हैं। एमजेएस डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे जाओगे, वहां से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और उस पे जाओगे, उसके अंदर बीजेएस बोर्ड जुगाड़ से नाम से कोर्स है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब कुछ वहीं पे, तो वहां से आपको मिल जाएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको बोलते हैं KVL। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ चीजें समझा दे रहा हूं, कि जैसे मान लो ये बैटरी बनी हुई है, ये माइनस है ये प्लस, बैटरी नहीं सेल ही है। तो अगर आप A से B जा रहे हो, जैसे A से B जा रहे हो, ठीक, करंट का डायरेक्शन किधर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप A से B जा रहे हो तो यहां पे वोल्टेज जो लॉस होगा, कूदो, बैटरी को कूद जाओ, पीछे मुड़ के देखो प्लस है तो प्लस ही लिखोगे। और अगर आप B से A जा रहे हो, ध्यान सुन लो सब लोग, B से A जा रहे हो, भाई इधर से जा रहे थे तो बैटरी को कूदा पीछे मुड़ के, इधर जा रहे थे तो इधर कूदा पेड़ की वजह। जब B से A हम जा रहे हैं तो बैटरी कूद गए, पीछे मुड़ के देखे माइनस, तो V इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस E। ध्यान रखना, ये जाते हुए था प्लस E और आते हुए माइनस E। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई रेजिस्टेंस है R, उसमें करंट है I, और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, पोटेंशियल हमेशा हाई से, मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर तुम जा रहे हो इधर, इधर की तरफ अगर जा रहे हो, ध्यान सुनिएगा, इधर की तरफ जा रहे हो तो तुम कहाँ गए, हाई पोटेंशियल से कहाँ गए, लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू जो आएगी, वो करंट I है, रेजिस्टेंस आ रहा है, V इक्वल्स टू I R आएगी। अब वो प्लस होगी कि माइनस, क्योंकि ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, लो से हाई करंट जाता है, तो लो माइनस हाई करोगे कितना आएगा, माइनस IR। समझ गए। लेकिन अगर आप B to A जा रहे हो, इधर करंट की वैल्यू ये A है
और ये बी है, ये लो पोटेंशियल होगा और ये हाई पोटेंशियल। अगर आप जा रहे हो किधर भैया, अगर आप जा रहे हो बी टू ए, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो, तो यहां पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगा वो प्लस आई आर होगा, बस आपको ये ध्यान में रखना। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया, ये ए टू बी गए, ठीक है, ए टू बी गए और ये बी टू ए गए, तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसके बाद पढ़ाने रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ाए मामले को, 1 2 3 54 डिग्री बढ़ाओ इसका। चलो फिर गुरुजी कुछ टफ लग रहा है मुझे, कुछ टफ नहीं है ना। देखो आपको इतना सिंपल बता दूंगा मैं, एकदम मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो किसी क्लोज्ड लूप के लिए है। जैसे मान लो हमने लिया ए बी सी और डी, ये E1 है और ये E2 है, ये R1 है और ये R2 है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है थ्रू आउट अ क्लोज्ड लूप, किसी क्लोज्ड लूप के अंदर जितनी भी बैटरीज लगी हुई हैं, जितने भी सेल लगे हुए हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सबके पोटेंशियल का जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। मतलब सिग्मा डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। अलजेब्रिक सम ऑफ every potential difference of each and every instrument or resistance or cell or any other device will be always zero, शून्य होगा। जैसे मैं कहूं for closed loop A B C D A, ध्यान सुनना। अब हम करंट का डायरेक्शन आपको खुद मानना होगा। हमने मान लिया करंट का डायरेक्शन ऐसे, अगर आपने सही माना है डायरेक्शन तो लास्ट में आई की वैल्यू प्लस में आएगा, अगर आपने गलत माना है तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आएगा तो हम कहेंगे हमने क्लॉकवाइज माना था, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लो, काम खत्म। समझ गए? वो मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत। अब यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, दूसरी बैटरी है, दूसरा रेजिस्टेंस है। ये R2 है, ये R1 है। पहले तो इसको सही ढंग से R1 R2 को लिख लो। ये R1 है और ये R2। हमने मान लिया करंट कितना है, I हमने मान लिया, तो सबका अलजेब्रिक सम लिखेंगे, ए से चलेंगे, ए से बी जा रहा है, ये माइनस प्लस, बैटरी को कूदा, पीछे मुड़ के देखा प्लस है तो प्लस में E1, और बी से सी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, और जब हाई से लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लो माइनस हाई करेंगे तो माइनस आई R1, वो मैंने बता रखा है। और फिर बैटरी को कूदा, पीछे मुड़ के देखा, क्या होगा, माइनस E2, मैंने हमेशा बताया बैटरी को कूद जाएंगे, इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं देखना, बैटरी को कूदा, पीछे मुड़ के देखा माइनस है तो तुरंत माइनस E2, और फिर ये भी करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो हाई से लो जा रहा है, तो यहाँ पे होगा माइनस आई R2, लो माइनस हाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, माइनस आई R2 इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। यहाँ से हमने लिखा E1 माइनस E2 इक्वल्स टू, उधर गया आई R1 प्लस आई R2, या फिर E1 माइनस E2 इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2। इस तरीके से हमने ये लिख लिया। तो कोई जितने भी चीज, जैसे ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, दूसरा सेल है, तीसरा चौथा दूसरा रेजिस्टेंस है, इन सब के पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा सिग्मा डेल्टा वी, उसकी वैल्यू शून्य होगी। मतलब किसी क्लोज्ड लूप में जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट होगा वो जीरो होगा। मतलब ये क्या होगा, ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। किसको बताता है बेटा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन दोनों बताते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप WABCDA, ये कुछ तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू ही क्या है, जीरो है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अरे ए से चले थे वापस ए पे पहुंच गए तो सेम पोटेंशियल में से सेम पोटेंशियल माइनस करोगे शून्य नहीं आएगा। तो किरचॉफ ने ये कहा, और किसी के अंदर ताकत नहीं थी पूरे यूनिवर्स में बताने की, बेचारे ने अकेले दम पे बोला उस। लेकिन सबसे पहले याद रखना, फॉर क्लोज्ड लूप, ये वर्ड जो है
अगर फॉर क्लोज लूप देखोगे तो हर एक सेल और जितने भी रेजिस्टेंस है उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो अलजेब्रिक सम है, जो विभवांतर है, सबके विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होगा। तब हमने ये लिखा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं प्यारे बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि बहुत मजा आया गुरुजी। ठीक है, नहीं तो मार देंगे, जादू गायब हो जाएगा कक्षा 20-30 छेद अलग से। अब जैसे मान लो हमने कहा कि भाई उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, या R3 है, या R4 है, R1, R2, R3, R4, R5। और यहाँ पे हमने ले लिया है ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। ठीक, अब भैया ये है A B C D। ध्यान सुनना, फॉर क्लोज्ड लूप हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने जा रहे हैं। फॉर क्लोज्ड लूप A B C D A, ध्यान समझिएगा, A B C D A। हमने मान लिया करंट का डायरेक्शन ऐसे। अब वो अभी सॉल्यूशन अभी तो नॉर्मल एक जनरलाइज फॉर्म में हम कर रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम अगर I की वैल्यू जो हमने माना है, जो डायरेक्शन, अगर मान लो जैसा I की वैल्यू आ गई +10 एम्पियर, इसका मतलब हमने जो माना था वो सही है। अगर मान लो आ गया -10 एम्पियर, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं। तो हमने जो डायरेक्शन माना है क्लॉकवाइज, उसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तब ऐसे करंट चला जाएगा। तो करंट ऐसे मान लिया हमने I। अब सबको देखो, सबको लिखते चले जाओ, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। बैटरी को कूदा, पीछे मुड़ के देखा, जो आएगा वही। बाकी ये देखो, हर एक रेजिस्टेंस के लिए हाई टू लो जा रहा है, हाई टू लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? माइनस होगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? माइनस होगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल प्लस और ये लो पोटेंशियल माइनस, हाई पोटेंशियल प्लस और ये लो पोटेंशियल माइनस, हाई पोटेंशियल प्लस और लो पोटेंशियल माइनस, हाई पोटेंशियल प्लस और लो पोटेंशियल माइनस। तो रेजिस्टेंस वाले तो सारे माइनस में आने वाले हैं। पहले E3 को प्लस में लोगे, E1 को देखो माइनस में लोगे, पार करने के बाद इसको तो माइनस में लेना है, इसको करने के बाद माइनस लोगे, तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले E3, अरे इसको लिखना भूल गया R1 को, चलो R1 को बाद में, माइनस I R2। देखो E1 को कूदा, पीछे मुड़ के देखा, माइनस, माइनस E1, फिर माइनस I R3, उसके बाद E2 को कूदा, पीछे मुड़ के देखा, माइनस, माइनस E2, फिर माइनस I R4, फिर माइनस I R5 इक्वल्स टू 0। पहले E को एक तरफ रोको, बाकी सब उधर भेजो, तो हो गया E3 माइनस E1 माइनस E2 इक्वल्स टू हो जाएगा, उधर सब लोग चले जाएंगे, माइनस वाले सारे जाके प्लस, और सब में I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5। ये हो गया, समझ में आई बात? ये है। तो इस तरीके से आपने ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लिखना सीखा अभी फिलहाल के लिए। आप बताइए, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? क्या इतना लिखना आप सीख चुके हैं? अब इतना लिखना अगर आप सीख चुके हैं तो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझ में आएंगी चीजें। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन करना यहाँ शुरू किया। सबसे पहले ठीक, तो ये है 40 वोल्ट की बैटरी और ये है 25 वोल्ट की बैटरी, और ये है 3 ओम और ये है 2 ओम। ठीक, अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे हम लोग, A B C D। इसमें लिखेंगे फॉर, इसमें क्वेश्चन में कह रहा I की वैल्यू आप बताओ। I की वैल्यू बताने के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। फॉर क्लोज्ड लूप A B C D A, लिखना सीखो पहले चीजों को। हम अब देख रहे हैं यार, एक बैटरी 40 वोल्ट की ऐसे लगी हुई, ये प्लस
और ये माइनस, इसको देखेंगे ये प्लस ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये करंट ऐसे निकालेगी, ये करंट ऐसे निकालेगी, लेकिन ये 40 वोल्ट है, ये 25 वोल्ट है, तो जाहिर बात प्रभाव किस करेगा इसका। तो मान लिया करंट का डायरेक्शन इधर, देख करके क्वेश्चन समझ जाओगे, जो बैटरी ज़्यादा पावरफुल है उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन इधर मान लिया। तो भैया ए से चलना शुरू करें, बैटरी को कूदा, पीछे मुड़ के देखा प्लस, तो प्लस का 40। उसके बाद हाई टू लो जा रहे हैं ना, ये प्लस माइनस होता, तो माइनस आई इंटू आर, आर की वैल्यू कितना 3। बैटरी को कूदा, पीछे मुड़ के देखा -25, और फिर -2i, ये भी प्लस और ये माइनस, ये तो हमेशा लगभग होता ही है। -2i बराबर कितना होगा 0। अब 3i और 2i उधर जाके 5i हो गए। 5i इक्वल्स टू 40 में से 25 गया, कितना हो गया 15। तो i की वैल्यू कितना हो गया 5 3i 15, कितना हो गया 3 एम्पियर का आंसर आ गया। बताइए, कुछ नहीं करना था और इसको शॉर्टकट में लगाना था, तो सीधे सीधे ऐसे करते हैं शॉर्टकट में। i की वैल्यू होगा E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2, जो बड़ा होगा उसको प्लस लेंगे, तो 40 माइनस 25 अपॉन 3 2 5, 40 15, 15/5 से कितना आ गया 3। यहां से भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन एक और लेते हैं, देखते हैं भैया आप कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमने लिया एक बैटरी, ठीक, हमने लिया ये 100 वोल्ट की बैटरी, और हमने लिया ये 60 वोल्ट की बैटरी, हमने लिया इसको 40 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है 5 ओम और ये 15 ओम, ये 20 ओम, ठीक है, और ये है, ये भी है 20 ओम। आपको करंट आई की वैल्यू बतानी है। तो हमने देखा कि भाई ए बी सी और डी है, फॉर क्लोज्ड ए बी सी। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इसकी वैल्यू बताओ। तो वैसे क्वेश्चन तो हम खूब करने वाले हैं, बट इसकी वैल्यू बताओ तो मुझे समझ में आएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो भैया हमको ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपने वीडियो पॉज कर दिया होगा। हमको बेवकूफ़ ना बनाना गाइस, तो बहुत बुरा कूटेंगे, इसे मार देंगे, तर 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 गोलियों से भून देंगे। तो फॉर क्लोज लूप, क्लोज लूप हमने क्या लिया, क्लोज लूप हमने ले लिया प्यार से क्या भैया, ए बी सी डी ए, करंट का डायरेक्शन हमने मान लिया। आप देखो, हम एक चीज़ बताएं, दो बैटरी है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। देखो प्लस वालों की संख्या ये, अरे कूदा पीछे मुड़ के देखा प्लस, इधर भी कूदोगे पीछे मुड़ के देखोगे प्लस, क्योंकि ए से चलना शुरू करेंगे ना हम लोग, तो ऐसे वो चलते आएंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट लिखो पहले, तो यहाँ से चलेंगे प्लस 100 वोल्ट, और ये हाई लो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हाई से लो ही जाता है। आपको ये दिमाग में तो नहीं लग रहा कि गुरुजी प्लस और माइनस रेजिस्टेंस में कैसे बना दे रहे हो। तो करंट का डायरेक्शन हमें नहीं तो माना कि ये है, तो ये है। अगर कहना तो हाई से लो जाओगे ना, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, हाई से लो प्लस और माइनस। बैटरी में नहीं होता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्लस माइनस होता है। तो प्लस में 100, माइनस में 5i, माइनस में 40 और माइनस में 15i और प्लस में 60 और फिर माइनस में 20i, फिर माइनस में 20i। तो एक साथ लिख रहा हूं, माइनस में 40i बराबर 0। अब देखो 5i और 15i कितना हो गया, 20 और 40i, 60i, उधर गया कितना 60i। अब ये भी जोड़ने घटाना नहीं आता तुम लोग। 100 और 60, 160 में से 40 गया 120, तो आई की वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर। ये तरीका था। और एक तरीका ये भी था
आई की वैल्यू आपको पता, नीचे टोटल आर आ जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ई इक्विवेलेंट निकालो। नेट ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये प्लस में 100, फिर माइनस में 40, कितना बचा 60, फिर प्लस में 60, कितना हो गया 120 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आर ऑन की वैल्यू सब सीरीज में ही है, 15 5 20, 20 40, 20 60, ये हो गया 60, कितना आ गया 2 एम्पियर। ऐसे करके क्वेश्चन समझ गए। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, और भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अब एक क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो अलग से क्वेश्चन के लिए एक और क्लास लगाएंगे हम। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, और क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया होगा। कल हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे, खूब सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सब पर 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक के करवाता चल रहा हूँ, लेकिन अब बंच में क्वेश्चंस और करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा बच्चा। एक बार हर एक टीचर का सपना होता है कि उसको ये पता चले कि उसने कैसा पढ़ाया, सेम मेरा भी है। तो आई होप आप लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। लव यू बच्चों, जय हिंद।